बॉलीवुड एक्टर गोविंदा जख्मी हो गए हैं। मुंबई में घर पर लाइसेंसी रिवॉल्वर साफ करते वक्त गलती से उनके घुटने में गोली लग गई। मुंबई के अंधेरी अस्पताल उनको ले जाया गया है, जहां उनकी हालत खतरे से बाहर बताई जा रही है। गोविंदा ने अपने हेल्थ अपडेट को लेकर भी एक ऑडियो जारी कर दिया है, जिसमें गोविंदा ने खुद के पूरी तरह से स्वस्थ होने की बात कही है। गोविंदा ने सभी प्रार्थनाओं के लिए लोगों का धन्यवाद भी किया है। डॉक्टर्स की टीम ने गोविंदा के पैर से गोली निकाल दी है। उनकी बेटी ने बताया है कि अलमीरा में रखी पिस्टल रखते वक्त गलती से ये हादसा हो गया। बताया जा रहा है गोविंदा बिल्कुल सुरक्षित हैं और फिलहाल अस्पताल में हैं, जहां से उन्होंने फैंस को अपनी कुशलता का संदेश भी दिया। चलिए आपको सुनाते हैं गोविंदा ने अपने प्रशंसकों से क्या कहा। आप सब लोगों के आशीर्वाद और माँ बाप का आशीर्वाद और गुरु की कृपा की वजह से गोली लगी थी, पर वो निकाल दी गई है। मैं धन्यवाद देता हूँ यहाँ के डॉक्टर का, आदरणीय डॉक्टर अग्रवाल जी का, और आप सब लोगों की प्रार्थना जो है, आप लोग का धन्यवाद। प्रणाम। और चलिए अब आपको सीधे मुंबई लिए चलते हैं, जहां अंधेरी के एक हॉस्पिटल में गोविंदा भर्ती हैं। ज्यादा जानकारी दे रही हैं हमारी सहयोगी आयशा। फॉर्चुनेटली ये इंसिडेंट हुई है उसके साथ, और गोली लगना एक बड़ी बात मानी जाती है। डेंजरस हो सकता था, नाउ दैट ही इज आउट ऑफ डेंजर, वो एक अलग बात है। इसीलिए यहाँ पर जो उनके रिलेटिव्स हैं वो भी एक्सपेक्टेड हैं। वैसे मैं आपको बता दूं, जो कृष्णा अभिषेक हैं वो फिलहाल इस कंट्री में नहीं है यहाँ पर, और उन्होंने एक्सक्लूसिवली ये हमें एक स्टेटमेंट भी दिया है कि वो इस वक्त ऑस्ट्रेलिया में है। लेकिन उनकी जो वाइफ है वो कश्मीरा शाह जो है, वो बस अभी कुछ ही मिनटों पहले यहाँ पर आई हैं गोविंदा को मिलने के लिए। फैंस भी यहाँ पर पीछे तरफ जो है गाड़ियां आती जाती रही है, कई सारे लोग रुके हुए हैं। इनफैक्ट हमारे बिल्कुल पीछे भी यहाँ पर बहुत सारे लोग हैं जो आए हुए हैं गोविंदा के बारे में जानने के लिए कि वेदर वो ठीक है या नहीं है। बट अगर माना जाए पुलिस ऑफिशियल स्टेटमेंट से और डॉक्टरों से, तो गोविंदा इज करंटली आउट ऑफ डेंजर राइट नाउ। सभी लोगों को यहाँ से जो एक कहते हैं उनको यहाँ से हटाया जा रहा है, ताकि एक तरीके से जो रास्ते का ट्रैफिक है वो मेंटेन हो और कई सारा लोग और भीड़ यहाँ पे इकट्ठी ना हो जाए। बट हैविंग सेड दैट, अगर रिवॉल्वर की बात की जाए तो जो गोविंदा के पास रिवॉल्वर थी वो एक लाइसेंस्ड रिवॉल्वर थी, जो इस वजह से जो वो क्लीनिंग करते वक्त वो मिसफायर हुआ है। हालांकि ऐसा बहुत ही कहा जाता है कि अगर आप रिवॉल्वर साफ कर रहे हैं या क्लीन कर रहे हैं तो जो उनकी बुलेट्स हैं उनको निकाल कर ही किया जाता है। बट अनफॉर्चुनेटली ये दुर्घटना घट गई है। अगर रिवॉल्वर के जब्त होने की बात करें तो पुलिस ने अभी तक ऑफिशियल स्टेटमेंट उस पर कुछ दिया नहीं है, बट ये जरूर कहा है कि इट वॉज प्योरली एन एक्सीडेंट। तो गोविंदा का कहना है कि आप सभी की प्रार्थनाओं से मैं आज बच गया, और उन्होंने बाबा को भी शुक्रिया कहा, जिनके आशीर्वाद से उन्होंने कहा मैं अब बिल्कुल ठीक हूं। उनके पैर से गोली इस वक्त निकाल दी गई है। इस वक्त वो मुंबई के एक अस्पताल में भर्ती हैं, और जैसे कि हमारे संवाददाता ने बताया कि वो एकदम सलामत है, और उन्होंने एक ऑडियो संदेश भी अपने प्रशंसकों, अपने चाहने वालों के लिए जारी किया है। गोविंदा इस वक्त हॉस्पिटल में भर्ती है, और कहा जा रहा है कि मिस फायर होने के चलते जब अपनी गन को साफ कर रहे थे तो उनके पैर में गोली लग गई, और फिलहाल उन्हें हॉस्पिटल में भर्ती कराने के बाद उनका इलाज चल रहा है। और उन्होंने खुद ऑडियो संदेश जारी करने के बाद ये बताया कि वो एकदम ठीक हैं। आइए सुनते हैं शिवसेना नेता कृष्णा हेगड़े क्या कह रहे हैं गोविंदा के लिए। फिल्म अभिनेता और पूर्व सांसद गोविंदा जी ने एक ऑडियो क्लिप भेजा है, वो अब ठीक है, और उन्होंने धन्यवाद किया है डॉक्टर अग्रवाल का, जिन्होंने उनके पैर से बुलेट निकाला है। और सभी जो गोविंदा के फैंस हैं उनको कोई चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, और सभी के शुभकामनाएं गोविंदा जी के स्पीडी रिकवरी के लिए शिवसेना की तरफ से और सभी देशवासियों की तरफ से हम देते हैं। हाथ से रिवॉल्वर गिरा है, कुछ मिसफायर हुआ है, उसकी वजह से लगा। अभी मैं जाऊंगा तो करेक्ट पता चलेगा। सारे फैंस हैं जो गोविंदा जी के चाहने वाले हैं, आप सभी लोग प्रार्थना करें कि गोविंदा जी एकदम सही रहें। यही कहूंगा कि जितने तमाम हमारे फैंस हैं जो गोविंदा जी के चाहने वाले हैं, आप सभी लोग प्रार्थना करें कि गोविंदा जी एकदम सही रहें।
और देखिए, सुबह करीब 4:45 बजे की एक घटना बताई जा रही है जब वो कोलकाता के लिए, गोविंदा की बात करें, गोविंदा कोलकाता के लिए निकल रहे थे। मिस फायर ये गलती से हो गया जिसके चलते वो जख्मी हो गए। हालांकि उनके फैंस जो है, जो चिंतित थे, उनके लिए उन्होंने एक ऑडियो संदेश जारी करके कहा है कि फिलहाल खतरे से बाहर हूं और हॉस्पिटल की तरफ से भी अपडेट आया है कि फिलहाल खतरे वाली कोई बात नहीं है। गोविंदा को जल्दी डिस्चार्ज कर दिया जाएगा। हमारे सहयोगी मुस्तफा हमारे साथ जुड़ गए हैं, उनसे ज्यादा अपडेट ले लेते हैं। मुस्तफा, अभी फिलहाल क्या अपडेट है, क्या हालत है गोविंदा की? फैंस जो है वो टेंशन में है, चिंतित हैं कि सब कुछ ठीक है? जी बिल्कुल, आप कह सकते हैं कि गोली निकाल दी गई है तो एक तरह से रिकवरी स्टेज में है। सर्जरी के बाद कई समय ऑब्जर्वेशन में 24 घंटे लगभग उनको रखा जाएगा आईसीयू में, जिसके बाद आगे का उपचार कैसा होना चाहिए, इलाज कैसा होना चाहिए, इस पर डॉक्टर कॉल लेंगे। लेकिन जिस तरह से गोविंदा ने सामने आकर फैंस के लिए ऑडियो मैसेज रिलीज किया है तो उनकी कंडीशन स्टेबल है ऐसा माना जा सकता है। लेकिन फिर भी क्योंकि वो आईसीयू में है, इसीलिए आप कह सकते हैं कि ऑब्जर्वेशन में उनको थोड़ी देर रखा जाएगा। उसके बाद डॉक्टर्स कॉल लेंगे, क्योंकि ये भी इम्पोर्टेंट होता है कि जो घाव है वो कितना गहरा है, और आप कह सकते हैं कि उसके साथ ही साथ किसी और तरीके की दिक्कत उनको अगर होगी, कोई और तरीका मर्ज होगा तो उस चीज को भी स्टेबलाइज करना जरूरी है। तो डॉक्टर्स कहीं ना कहीं जल्दबाजी नहीं करेंगे गोविंदा को डिस्चार्ज करने के लिए। 1 से 2 दिन उनको ऑब्जर्वेशन में रखा जाएगा, उसके बाद ही उनको डिस्चार्ज किया जाएगा। लेकिन फिलहाल जो भी इंफॉर्मेशन उनके करीबियों की तरफ से सामने आ रही है, जैसे कृष्णा हेगड़े भी बात कर रहे थे, तो उसमें ये दिक्कत आ रहा है कि अब उनकी तबीयत जो है वो स्थिर है और डॉक्टर्स की सर्जरी हो चुकी है। ऑब्जर्वेशन में फिलहाल वो इस वक्त है, और थोड़ी आप कह सकते हैं शाम तक का समय होगा जब एक मेडिकल बुलेटिन आएगा उनकी हेल्थ से रिलेटेड, जिसमें और ज्यादा जानकारी आप कह सकते हैं कि होगी। साथ ही साथ परिवार की तरफ से भी कुछ तरह का बयान जो है वो सामने आ सकता है, क्योंकि गोविंदा कोलकाता की तरफ आप कह सकते हैं सुबह में जा रहे थे, जब उन्होंने अलमारी में ये अपनी बंदूक रखने की कोशिश की, वो गिरी और मिसफायर हुआ, ऐसी बात सामने आ रही है। तो फैमिली की तरफ से भी एक औपचारिक आप कह सकते हैं स्टेटमेंट अवेटेड है। लेकिन फिलहाल जो फैंस जो तनाव में थे उनके लिए एक अच्छी बात ये सामने आई, राहत की बात ये है कि गोविंदा ने स्टेटमेंट रिलीज कर कहा है कि वो अब ठीक है और रिकवरी स्टेज में। जी मुस्तफा, देखिए, जब भी ऐसा कोई वाकया होता है तो प्रशंसक तो बाहर जुट ही जाते हैं, लेकिन क्या गोविंदा से मिलने उनके कोई करीबी रिश्तेदार वगैरह अभी अस्पताल आए हैं? जी बिल्कुल, जो जानकारी हमारे पास है, उनकी बेटी जो है वो उस वक्त घर में थी जब ये हादसा हुआ है। उनकी पत्नी कोलकाता में थी और वो अभी कोलकाता से मुंबई आई हुई हैं। जैसे ही उनको इन्फॉर्मेशन मिली कि गोविंदा भी अपनी वाइफ के पास कोलकाता जाने वाले थे, इस तरह की जानकारी सामने आई है। तो परिवार के लोग फिलहाल क्रिटिकल हॉस्पिटल में पहुंच रहे हैं धीरे धीरे, और कहीं ना कहीं आप कहते हैं कि गोविंदा से मिलने इस वक्त कितने इस तरह को दिया जाएगा डॉक्टर की तरफ से, ये एक बड़ा सवाल है। लेकिन अभी जो जानकारी परिवार की तरफ से, हॉस्पिटल की तरफ से आ रही है कि चिंता का कोई विषय नहीं है। आगे की आप कह सकते हैं कि जो जांच है वो कहीं ना कहीं गोविंदा जब ठीक हो जाएंगे, उनका स्टेटमेंट रिकॉर्ड किया जाएगा पुलिस, तब पूरी सच्चाई जो है इस मामले की सामने आएगी। पुलिस भी इस मामले में एक तरह से फाइंड आउट करना चाहेगी कि आखिर गिरने से बंदूक फायर कैसे हो सकती है, क्या सिचुएशन में हुई है। तो ये सारी चीजों की आप कह सकते हैं कि इंक्वायरी तो होगी, लेकिन फिलहाल सबकी जो अभी नजर है वो गोविंदा की तबीयत पर है, उनकी हेल्थ पर है, और वो जल्द से जल्द रिकवर हो, ऐसी उनकी फैंस की भी कामना है। मुस्तफा, आपकी परिवार वालों से वहां पर जाहिर सी बात है कि अस्पताल के पास बहुत सारे लोग पहुंचे होंगे, किसी से बातचीत हो पाई है परिवार के किसी मेंबर से? जी फिलहाल आप कह सकते हैं कि किसी भी परिवार के व्यक्ति ने मीडिया से बात नहीं की है। उनके मैनेजर जो है गोविंदा की, उनकी तरफ से ही जो जानकारी है वो सामने आ रही है। लेकिन कहीं ना कहीं एक स्टेटमेंट, संयुक्त स्टेटमेंट, जॉइंट स्टेटमेंट परिवार की तरफ से जल्दी निकाला जाएगा, ऐसी जानकारी मीडिया को दी जाएगी। जी मुस्तफा, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। आपसे लगातार जुड़ते रहेंगे और अपडेट लेने के लिए। तो अपने दर्शकों को अब राष्ट्र रक्षा के संकल्प की बात बताते हैं। भारत की सरजमी इन दिनों हिंद के वीरों की जाबाजी की गवाही दे रही है। भारतीय सेना उत्तराखंड के औली में कजाकिस्तान आर्मी के साथ मिलिट्री एक्सरसाइज में जुटी हुई है। कारगिल 2024 युद्धाभ्यास में दोनों सेनाओं को एक दूसरे की काबिलियत परखने का मौका मिलेगा। कल इस युद्धाभ्यास की शुरुआत हुई और 13 अक्टूबर तक दोनों मुल्कों की सैनिक युद्धाभ्यास को अंजाम देंगे। औली की पहाड़ियों पर पराक्रम का प्रदर्शन, जमीन से आसमान तक हिंद के वीरों की शौर्य की गवाही। दुश्मनों के खिलाफ अपनी तैयारियों को धार देने और कजाकिस्तान के साथ सैन्य सहयोग को और सशक्त बनाने के लिए भारत ने काजिंद एक्सरसाइज शुरू कर दी है।
उत्तराखंड में औली के अत्याधुनिक सूर्या विदेशी प्रशिक्षण नोड पर 30 सितंबर से युद्धाभ्यास की शुरुआत हो चुकी है। 13 अक्टूबर तक चलने वाले इस संयुक्त सैन्य अभ्यास में भारतीय दल की अगुवाई 5वीं बटालियन कुमायूं रेजिमेंट के 130 सैनिक कर रहे हैं, जिसमें भारतीय वायुसेना और सेना की दूसरी शाखाओं के सैनिक भी शामिल हैं। जबकि कजाकिस्तान की 60 सदस्यीय टुकड़ी की अगुवाई लैंड फोर्सेज एयर डिफेंस वाद विरोधी अभियानों के लिए दोनों देशों की सैन्य क्षमताओं को सुदृढ़ करना है। इस दौरान भारत और कजाकिस्तान के जवान जंगल वॉरफेयर और सेमी अर्बन इलाकों में आतंकवाद से निपटने की रणनीति और कला कौशल का भी अभ्यास करेंगे। हर तरह के हालात में अपने ऑपरेशन को अंजाम देने में माहिर ये जवान ऐसे अभ्यास के जरिए अपनी तैयारियों की तस्दीक करेंगे। दोनों मुल्कों के सैनिक संयुक्त कमांड पोस्ट और खुफिया केंद्र की स्थापना करेंगे। फाइटर जेट्स की उड़ान के लिए हेलीपैड का रोल जंग में अहम होता है, लिहाजा दुश्मन के हमलों से इसकी सुरक्षा कैसे की जाए, ड्रोन और काउंटर ड्रोन तकनीकों का उपयोग कैसे किया जाए, सैकड़ों फीट की ऊंचाई से कॉम्बैक्ट फ्री फॉल और विशेष हेलीबॉर्न ऑपरेशन को किस तरह अंजाम दिया जाए कि दुश्मनों को संभलने का मौका न मिले, इसका भी अभ्यास किया जाएगा। सैन्य ऑपरेशन के लिए जवानों का हर तरीके से फिट रहना जरूरी है, लिहाजा सैन्य अभ्यास के साथ साथ जवान योग और एक्सरसाइज के जरिए खुद को चुस्त दुरुस्त रखने की प्रैक्टिस भी करेंगे। शारीरिक व्यायाम के साथ साथ मन को एकाग्र रखने के लिए योग और ध्यान का अभ्यास भी किया जाएगा। यानी इस संयुक्त प्रशिक्षण से शारीरिक फिटनेस, सामरिक प्रशिक्षण और एक दूसरे के साथ बेहतर तालमेल बनाने में मदद मिलेगी। भारत और कजाकिस्तान के बीच सैन्य अभ्यास का ये 8वां संस्करण है। दोनों मुल्कों के बीच युद्धाभ्यास का यह सिलसिला 2016 से चल रहा है। 2016 में प्रबल दोस्ती अभ्यास के रूप में इस सिलसिले की शुरुआत हुई थी। 2018 में दोनों देशों की सेनाओं के सालाना अभ्यास को काचिंद नाम दिया गया। का गेम चेंजर बन चुका है। न सिर्फ हमले के लिए बल्कि रसद और मेडिकल की सप्लाई के लिए भी ड्रोन की अहमियत काफी हद तक बढ़ चुकी है। अब भारतीय सेना ने ऊंची पहाड़ियों पर ऐसे ही एक ड्रोन से मेडिकल रसद की सप्लाई की। एक कंटेनर में ब्लड लेकर ड्रोन ने 10 किलोमीटर की दूरी तय की। ड्रोन ने अपनी क्षमता साबित करते हुए दिखाया कि ऊंचे पहाड़ी इलाकों में ये 20 किलोग्राम वजन लेकर आराम से उड़ान भर सकता है। दूर दराज के इलाकों और खासकर उन इलाकों में जहां खतरा हो वहां स्वास्थ्य के लिए जरूरी दवाइयां और मेडिकल इक्विपमेंट की सप्लाई तेजी से और सक्षम तरीके से की जा सकेगी। एयर चीफ मार्शल अमरप्रीत सिंह भारतीय वायुसेना के नए प्रमुख हैं। भारतीय वायुसेना के नए प्रमुख के तौर पर एयर चीफ मार्शल एपी सिंह ने अपना कार्यभार संभाल लिया है। एपी सिंह सबसे पहले आज सुबह राष्ट्रीय युद्ध स्मारक पहुंचे और शहीदों को श्रद्धांजलि दी। इस बीच वायुसेना का एक खास वीडियो सामने आया है जो किसी मिसाल से कम नहीं। वायुसेना प्रमुख एपी सिंह आज सुबह सबसे पहले राष्ट्रीय युद्ध स्मारक पहुंचे। उन्होंने सबसे पहले अपनी मां पुष्पवंत कौर को सैल्यूट किया और फिर नीचे झुककर पैर छूकर आशीर्वाद लिया। इतने ऊंचे ओहदे पे होते हुए भी उन्होंने जिस तरह सबके सामने पैर छूकर मां को प्यार और सम्मान दिया, वो हर किसी के लिए एक मिसाल है। इसके बाद एपी सिंह राष्ट्रीय समर स्मारक पहुंचकर शहीदों को श्रद्धांजलि अर्पित करते नजर आए। उन्होंने पूर्व एयर चीफ मार्शल वीआर चौधरी की जगह ली है। एयर चीफ मार्शल एपी सिंह को 5000 घंटे से ज्यादा वक्त तक विमान उड़ाने का एक्सपीरियंस है और लड़ाकू विमान के बेहद ट्रेन पायलट हैं। वो कई तरह के फाइटर जेट्स उड़ाना जानते हैं। एयर चीफ मार्शल एपी सिंह अपने पिछले कार्यभार में वायुसेना के उप प्रमुख के रूप में कार्यरत थे। हमारे सहयोगी मंजीत नेगी ने उनसे एक्सक्लूसिव बातचीत की है, सुनिए आप भी। नए वायुसेना प्रमुख एयर चीफ मार्शल एपी सिंह ने कार्यभार संभाल लिया है। सबसे पहले समर स्मारक पर उन्होंने अमर शहीदों को श्रद्धांजलि दी है। सर, इस वक्त जो देश दुनिया के हालात हैं, क्या प्राथमिकताएं होंगी नए वायुसेना प्रमुख के तौर पर? तो मैं ये कहना चाहूंगा कि कोई भी ऑर्गेनाइजेशन सबसे बड़ा होता है। एक प्रमुख के चेंज होने से कोई प्राथमिकताएं चेंज नहीं होती हैं। तो हमारी प्राथमिकताएं अभी भी वही रहेंगी। अपने आप को सुदृढ़ बनाना है, अपने आप को सक्षम बनाना है। हमारी जो प्रणालियां और हमारे जो वेपन्स हैं उनको इम्प्रूव करना है, ट्रेनिंग को इम्प्रूव करना है, क्योंकि सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट जो मैन बिहाइंड द मशीन होता है। सो हमारी प्राथमिकता वही रहेंगी। एंड जैसे जैसे टाइम बीतेगा, जैसे जैसे हमें कुछ और चेंजेस लानी पड़ेंगी वो लाई जाएंगी। चेंज इज ओनली कांस्टेंट। सो उस तरह हमें चेंज तो करता रहना पड़ेगा। तो कोई चेंज नहीं है फ्रॉम कंटिन्यूअस प्रोसेस दैट वी आर मेकिंग। यस,
सर, पिछले 10 साल में तीनों सेनाओं में आत्मनिर्भरता पर मेक इंडिया बहुत जोर रहा है। आप क्योंकि हाल में आपने LCA पर तीनों वायु सेना प्रमुखों के साथ उड़ान भी भरी, आत्मनिर्भरता को लेकर क्या फोकस रहेगा आपका? तो मैं ये समझता हूँ कि जिस तरह आजकल हमारे इंडस्ट्री और R&D ऑर्गेनाइजेशन पनप रही हैं, बहुत उम्मीद है हमको कि बहुत जल्दी ये भारत के अंदर हमें बाहर से कुछ खरीदने की जरूरत नहीं पड़ेगी। हमारा जो विजन दिया गया है कि हम 2047 तक पूरी तरह आत्मनिर्भर बन सकें, उसकी तरफ जो प्रोग्रेस है उसमें सर्विसेज का पूरा योगदान रहेगा। हमने ऑलरेडी 200 से ज़्यादा LCA ऑर्डर कर रखे हैं या हो रहे हैं, उनकी क्लियरेंस आ रखी है। और उसके बाद LCA Mark II प्रोग्राम, AMCA प्रोग्राम, मिसाइल्स जो सरफेस टू एयर गाइडेड मिसाइल प्रोग्राम है, उनमें पूरा जोर शोर से हम लोग अपना योगदान दे रहे हैं। एक छोटा सवाल, अभी वायुसेना दिवस आ रहा है, आप सुदृढ़ वायुसेना की बात करें, उसके पीछे क्या मकसद है वायुसेना का? सुदृढ़ का मतलब मकसद वही है कि हम अपनी जो आसपास की जो हमारी चैलेंजेस हैं उनको सही तरीके से निभा पाएं और जो हमारे ऊपर अपेक्षाएं हैं हमारी जनता की और सरकार की, उसे हम पूरा कर पाएं। बहुत धन्यवाद। थैंक यू। वायुसेना प्रमुख एयर चीफ मार्शल AP सिंह, जिन्होंने आज कार्यभार संभाला है, उनका कहना है कि वायुसेना प्रमुख के तौर पर उनकी प्राथमिकता सेना को सुदृढ़ बनाने की रहेगी और जो चुनौतियां वायुसेना के सामने हैं उनको उन पर उखड़ा उतरने की कोशिश करेंगे। भारतीय सेना सरहद की सुरक्षा के लिए खराब से खराब मौसम में तैनात रहती है और उन पर किसी भी दिशा से दुश्मन के हमले का खतरा रहता है। ऐसे में जवानों को हर तरह की सुविधा मुहैया कराना सरकार का काम है। सरकार सैनिकों की सुरक्षा और सुविधा के लिए हर स्तर पर कोशिश कर रही है। इसी कड़ी में DRDO और IIT दिल्ली ने साथ मिलकर एक हल्के वजन वाला बुलेट प्रूफ जैकेट बनाया, जिसका काम है कि उसे बिल्कुल प्रूफ करना है, बॉडी को प्रूफ करना है बुलेट से। और अभेद यानी एडवांस बैलिस्टिक फायर हाई एनर्जी डिफीट भी इसका एक स्पेशल फीचर है। जैसा नाम वैसा काम, बिल्कुल अभेद्य, पहनने में आसान, वजन में हल्का, बनावट ऐसी कि इसके आगे AK-47 की गोलियां भी बेकार। इस बुलेट प्रूफ जैकेट को DRDO और IIT दिल्ली ने मिलकर बनाया है। भारतीय सेना के लिए 2 नए बुलेट प्रूफ जैकेट बनाए गए हैं। एक बुलेट प्रूफ जैकेट AK-47 की गोलियों से निपटने के लिए है, जबकि दूसरी स्नाइपर से बचने के लिए। दोनों ही जैकेट का नाम अभेद्य रखा गया है, यानी एडवांस बैलिस्टिक्स फॉर हाई एनर्जी डिफीट। इन बुलेट प्रूफ जैकेट का वजन सेना में इस्तेमाल हो रही मौजूदा जैकेट के वजन से कम है। यही नहीं, दुनिया में इस्तेमाल हो रहे बुलेट प्रूफ जैकेट के वजन के मामले में भी इन जैकेट का वजन काफी हल्का है। सेना के जवानों के लिए बुलेट प्रूफ जैकेट का वजन बहुत मायने रखता है, क्योंकि इन जैकेट्स को पहनकर ही मोर्चा संभालना होता है। मौजूदा वक्त में भारतीय सेना AK-47 की गोलियों से निपटने के लिए करीब 10.4 किलो वजन की बुलेट प्रूफ जैकेट का इस्तेमाल कर रही है, जबकि नई अभेद्य बुलेट प्रूफ जैकेट का वजन महज 8.2 किलो है। जबकि स्नाइपर के लिए बनाई गई अवैध बुलेट प्रूफ जैकेट का वजन 9.5 किलो है, जो पूरी दुनिया में सेना के लिए इस्तेमाल होने वाली किसी भी स्नाइपर बुलेट प्रूफ जैकेट के वजन से बेहद कम है। ये जैकेट 360 डिग्री की सेफ्टी प्रदान करती है। भारतीय सेना इस वक्त जो बुलेट प्रूफ जैकेट इस्तेमाल कर रही है वो करीब 6 बुलेट झेलने की क्षमता रखती है, लेकिन अब नई जैकेट में 8 बुलेट झेलने की क्षमता को विकसित किया गया है। इसी तरह नई स्नाइपर बुलेट प्रूफ जैकेट में भी 6 से 8 बुलेट झेलने की क्षमता होगी। 3 मीटर की प्लेट बनाई थी, तो इसमें हमने AK-47 हार्ड एंड स्टील की 13 गोलियां मारी हैं। ये वो टेस्टिंग प्लेट है जिसपे एक्चुअली AK-47 की बुलेट्स मारी गई हैं। उसके निशान आपको ये दिख रहे हैं, ये जो ब्लैक कलर की हैं ये बुलेट्स के निशान हैं। और इसमें पीछे से मतलब कोई भी परफोरेशन नहीं आया, और ये आप देख सकते हैं कि बैक फेस जो इसका परफोरेशन है बहुत ही कम हुआ है। तो ये हमारा उस समय आज से 3 साल पहले एक कॉन्फिडेंस लेवल आ गया था कि जो हम बना रहे हैं, टेक्नोलॉजी बना रहे हैं, वो हमारे लिए मतलब बहुत
अभूतपूर्व साबित होगी। AK-47 के लिए है BIS लेवल 5 कहलाता है, उसका वेट है 8.2 kg, 360 डिग्रीज प्रोटेक्शन। और जो स्नाइपर के साथ वाला है जो BIS लेवल 6 कहलाता है, उसका वेट है 9.5 kg। बुलेट प्रूफ जैकेट को बनाने में काफी सावधानी रखी जाती है, क्योंकि सवाल हमारे जवानों की जान का है। मेरे हाथ में सर सैबो है। इस सैबो के ऊपर हमारे पास एक बुलेट रहेगा। सपोज ये AK-47 का बुलेट है, हम इसके ऊपर ये माउंट करेंगे और फिर लेजर मार्किंग के थ्रू हम इसको पैनल के ऊपर टेस्ट करेंगे। उसके लिए हमें इस सैबो को इसके अंदर इंसर्ट करना होगा। इसको हम बंद कर देंगे सर इसके साथ। और ये हमारा लेजर मार्किंग है। ये जो हमने पैनल अभी लगाया है, उस पैनल के ऊपर ये लेजर का पिन पॉइंटेड हमारा टारगेट रहेगा। उसके बाद ये पूरा का पूरा चैम्बर सर प्रेशराइज गैस चैम्बर रहेगा और ये हमारा पैनल रहेगा। ये पैनल इस क्ले के ऊपर हम माउंट करेंगे। यहाँ पर मटेरियल की जांच की जाती है। ये देखा जाता है कि अगर उस मटेरियल पर जब बुलेट लगेगी तो वो किस तरह से बिहेव करेगा, कैसे उस पर क्या असर होता है, कितनी कैपेसिटी को वो रोकने की क्षमता रखता है। अब DRDO और IIT दिल्ली इस टेक्नोलॉजी को 3 भारतीय कंपनियों को ट्रांसफर कर रही है। इस तरह की नई टेक्नोलॉजी के जरिए ही हमारी सेना के जवानों का जो काम करने का तरीका है, जो उनकी लाइफ पर रिस्क है, उस रिस्क को लगातार कम करने की कोशिश DRDO कर रहा है, IIT दिल्ली कर रहा है। और इस तरह के जैकेट से जाहिर तौर पर जवानों का हौसला और ज्यादा बुलंद होगा। कैमरामैन शैलेंद्र के साथ मनीष चौरसिया, गुड न्यूज टुडे, IIT दिल्ली। मुंबई रेलवे की तरफ से यात्रियों की सुरक्षा के लिहाज से शानदार पहल की गई है। मुंबई सेंट्रल रेलवे ने कई रेलवे प्लेटफॉर्म्स के छोर पर सुरक्षा बॉक्स बनाए हैं, जिनका मकसद अतिक्रमण और पटरियों को क्रॉस करते वक्त होने वाले हादसों पर अंकुश लगाना है। कुर्ला, ठाणे, वडाला जैसे कई रेलवे स्टेशन पर ऐसे सुरक्षा घेरे तैयार किए गए हैं। यहाँ से यात्रियों का ट्रेस पासिंग जो है वो रोकने के लिए वहाँ पे बॉक्सेस बनाए गए। इन बॉक्सेस में जब से बने हैं तब से इनका एक बहुत पॉजिटिव रिस्पांस हम लोगों को सभी को मिला है। इस वक्त मैं मौजूद हूं मुंबई के परेल रेलवे स्टेशन पर और तस्वीरों के माध्यम से आपको दिखाने की कोशिश करते हैं कि किस तरीके से सेंट्रल रेलवे ने जागरूकता अभियान फैलाते हुए और दुर्घटना को रोकने के लिए यात्रियों की सुविधा के लिए उनका ख्याल रखते हुए इस तरीके से रेड बॉक्सेस बनाए हैं। इन बॉक्सों का बनाने का जो मेन उद्देश्य है वो है यात्रियों की जान की सुरक्षा करना। अक्सर ही समय बचाने के लिए, समय पर पहुंचने के लिए सीढ़ी न चढ़ना पड़े इसके लिए, और कहीं ना कहीं जल्दबाजी में उनकी जो ट्रेन है उसे कैच करने के लिए यात्रीगण जो है वो प्लेटफॉर्म से सीधे नीचे उतरते हैं और पटरियों को क्रॉस करके इस तरह प्लेटफॉर्म पे आने की कोशिश करते हैं। लेकिन जिस तरीके से ये रेड बॉक्स अब बनाया गया है, यात्री क्रॉस नहीं कर पाएंगे पटरियां, सीधे उस रेड बॉक्स में ही जा गिरेंगे। हर जगह पर, हर स्टेशन पर उनकी ऊंचाइयों के अनुसार ही इस तरह के रेड बॉक्स बनाए गए हैं। फिलहाल ये जो रेड बॉक्स है इसकी हाइट तकरीबन 3 फीट होगी, लेकिन ऐसे कई रेलवे स्टेशन हैं जहां पर 6 फीट के भी बॉक्सेस बनाए गए हैं। खास बात यह है कि जो भी इस बॉक्स पे यात्री गिरता है उसे किसी भी तरीके की चालान नहीं काटनी होती है। उन्हें सावधानी की बातें बताई जाती है, जागरूकता की बातें बताई जाती है और फिर छोड़ दिया जाता है। और आपको अब हल्द्वानी की तस्वीर दिखाते हैं। हल्द्वानी में लाल कुआं के पास नेशनल हाईवे पे रात में दर्जन भर हाथी आ गए। साथियों के झुंड के बीच में हाथियों के छोटे बच्चे दिखाई दिए। इस बीच हाथियों का झुंड रोड पे मस्ती करते दिखा। हाथी टांडा के जंगल की ओर से आए थे और बबूर गुमटी की ओर जाने की कोशिश कर रहे थे। हालांकि हाईवे पे हाथियों के झुंड के आने से नेशनल हाईवे दोनों ओर से बाधित दिखा। और चलिए अब आपको बिहार लिए चलते हैं, जहां नदियों में जिंदगी की परीक्षा ली जा रही है। बिहार में नदियों की उफनती लहरों ने कई इलाकों को अपने आगोश में ले लिया है। करीब 16 जिलों का हाल कुछ ऐसा है। बाढ़ की चपेट में आए इलाके के लोग अपने घरों में कैद होकर रह गए हैं, क्योंकि उनके मकान टापू में तब्दील हो गए। चारों तरफ पानी ही पानी है। हालांकि कई जगह नदियों का जलस्तर घटा है, मगर अब बीमारियों के फैलने का डर सता रहा है। ऐसे में इलाकों में SDRF, NDRF की टीमों की तैनाती है। ये टीमें अलग अलग इलाकों में जाकर वहां फंसे लोगों को बाहर निकालती हैं, जबकि उन तक खाना पहुंचाने का काम भी किया जा रहा है। कई जगह तो लोगों ने खुद जुगाड़ से नाव बनाकर तैयार कर ली है, लोगों की मदद के लिए लहरों में उतार दी है। मुजफ्फरपुर में तो कई महिलाएं बाढ़ के पानी में उतरकर पूजा करती दिखी। इन महिलाओं ने रौद्र रूप अपना रही नदियों से शांत होने के लिए प्रार्थना की है।
खेत खलिहान डूबे, मकान और दुकानें डूबी, पुलिस थानों और स्कूलों में भी भरा पानी। जहां देखो, जिधर देखो, सिर्फ और सिर्फ बाढ़ के पानी का ही कब्जा है। ये हालात बिहार के 16 जिलों में हैं, जहां बाढ़ के संकट से जूझ रहे लोग मदद मांगते नजर आ रहे हैं। मुश्किल की इस घड़ी में एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की 15-15 टीमों को लोगों की मदद के लिए तैनात किया गया है, जो लगातार बाढ़ प्रभावित इलाकों में घूम घूम कर नावों के जरिए लोगों के रेस्क्यू में लगी हुई है। ऐसी ही एक तस्वीर शिवहर से सामने आई, जहां बागमती के तेज बहाव में तटबंध टूटने से हाहाकार मच गया। खबर मिलते ही एनडीआरएफ टीम बिना वक्त गंवाए लोगों की मदद के लिए पहुंच गई। सबसे बड़ी बात आपको ये बताएं कि यहाँ पर जो पूरा कटाव जो हुआ है वो साफ तौर पर ये बताया जा रहा है कि अब तक शिवहर जिले में बागमती नदी में कभी भी इससे पहले इतना ज्यादा पानी नहीं देखने को मिला था। लेकिन सबसे बड़ी बात ये कि जो तैयारियां हैं, आप साफ तौर पर देख सकते हैं कि यहाँ एनडीआरएफ की टीम भी यहाँ मौजूद है और जो स्पेशल बोट लगाई जाती है वो भी यहाँ रखी गई है, ताकि आसपास के जो घर जिनमें पानी घुस चुका है वहां पर रेस्क्यू और रिलीफ के ऑपरेशंस कराए जा सके। और साफ तौर पर आपको ये भी दिखाते हैं कि किस तरह से यहाँ पर जो पुलिस व्यवस्था है वो बनाई गई है, ताकि लोगों को जो कटाव वाला इलाका है वहां तक जाने से रोका जा सके। गंडक, कोसी, बागमती, महानंदा समेत दूसरी नदियां इस वक्त बिहार में उफान पर हैं, जिसके चलते जगह जगह तटबंध टूट गए हैं, जिनकी मरम्मत का काम भी तेज कर दिया गया है। साथ ही साथ लोगों से भी बाढ़ प्रभावित इलाकों को छोड़कर सुरक्षित जगहों पर जाने के लिए कहा जा रहा है। इस विकट परिस्थिति में आपका सहयोग हमारे लिए बहुत मायने रखता है। कृपया करके हमारी बातों को समझिए और अपनी गाड़ी को रोड साइड ही खड़ा करिए। आप लोग जितना मेरा सहयोग करिएगा, आपके बच्चों को बहुत जल्द ही हम लोग सुरक्षित स्थान पर पहुंचा सकते हैं। जानकारी के मुताबिक बाढ़ प्रभावित इलाकों में 71 राहत शिविर चलाए जा रहे हैं, जहां इस वक्त 54,700 बाढ़ प्रभावितों ने शरण ले रखी है। इन राहत शिविरों में लोगों के खाने पीने और दवाइयों का इंतजाम भी किया गया है। साथ ही साथ 8 बोट एम्बुलेंस भी चलाई जा रही हैं, जो घूम घूम कर लोगों तक स्वास्थ्य सुविधाएं मुहैया करा रही हैं। इतना ही नहीं, 127 कम्युनिटी किचन भी बाढ़ग्रस्त इलाकों में चलाए जा रहे हैं और तो और पशुओं के चारे और दवाओं का भी इंतजाम किया गया है। माननीय मुख्यमंत्री जी और पूरी सरकार गंभीरता के साथ नजर बनाए हुए है। हर संभव सहायता पीड़ित लोगों को पहुंचाया जा रहा है। जो जलस्तर तेजी से पिछले 2 दिनों में बढ़ा है, सभी जिलाधिकारी भी उस पर नजर रखे हुए हैं और जहां कहीं बांध के टूटने के कारण कुछ प्रखंडों और पंचायतों में जल जमाव हुआ है या बाढ़ का पानी आया है, वहां पे कम्युनिटी किचन के माध्यम से लोगों को खाना खिलाने की व्यवस्था की जा रही है। उनको पॉलिथीन और तिरपाल दिए जा रहे हैं। पशुओं के चारा की भी व्यवस्था की जा रही है और स्वास्थ्य विभाग की तरफ से जो आवश्यक दवाइयां और बोट एम्बुलेंस की भी व्यवस्था की गई है। राहत की बात यह है कि अब नेपाल में बारिश थम गई है और नदियों का जलस्तर भी धीरे धीरे घटने लगा है, जिसके बाद कई इलाकों से बाढ़ का पानी भी उतरने लगा है। इसी नारायणी नदी से लगभग 6 लाख 6.5 लाख क्यूसेक पानी बिहार के गंडक में डिस्चार्ज हो रहा था। हम आपको बता दें कि इस वक्त हमारी मौजूदगी नेपाल में है और नेपाल में ये नदी इस वक्त धीरे धीरे शांत पड़ती जा रही है, क्योंकि बारिश थमी है नेपाल में। और आप देख सकते हैं हमारी बाईं तरफ जो सहयोगी कैमरा पर्सन नदीम दिखा रहे हैं, पानी का स्तर अभी बना हुआ है, लेकिन दाहिनी तरफ ठीक दूसरी तरफ अब वो
रेतीला इलाका निकल गया है जहां से नदी का जलस्तर कम हुआ है। यानी ये संकेत है कि अब नेपाल से पानी का बहाव उस कदर नहीं है जैसा बहाव 2 दिन पहले तक था। हालांकि अभी भी एक बड़ी आबादी को सरकारी मदद का इंतजार है। प्रशासन की ओर से ऐसे लोगों तक पहुंचने की कोशिश लगातार की जा रही है ताकि मुसीबत की इस घड़ी में लोगों की हर संभव मदद की जा सके। नेपाल से शशि भूषण के साथ शिवहर से आदित्य वैभव, गुड न्यूज। फिलहाल रुक रहे हैं आप एक और छोटे से ब्रेक के लिए, जल्दी लौटेंगे। देखते रहिए GMT। अक्टूबर का महीना शुरू होने के साथ ही आज से कई नियम भी बदल दिए गए हैं। कमर्शियल LPG सिलेंडर आज से 50 रुपए महंगे हो गए हैं। हालांकि घरेलू सिलेंडरों के दाम में कोई बदलाव नहीं आया है। आज से और कौन कौन से अहम बदलाव होने जा रहे हैं, इस पर देखिए हमारी खास रिपोर्ट। अक्टूबर महीने की शुरुआत अपने साथ कई बदलाव लेकर आई है। इनमें से कुछ बदलाव ऐसे भी हैं जिनका असर सीधा आपकी जेब पर पड़ने वाला है। LPG की कीमतों में बदलाव। कमर्शियल LPG सिलेंडर आज से 50 रुपए महंगे हो गए हैं। बढ़ोतरी के बाद अब दिल्ली में कमर्शियल सिलेंडर अब 1740 रुपए का हो गया है। गनीमत है कि त्योहारों से पहले घरेलू LPG सिलेंडरों के दामों में कोई बदलाव नहीं हुआ है। 14 किलो वाला घरेलू सिलेंडर 803 रुपए का ही मिलेगा। सुकन्या समृद्धि योजना में बदलाव। केंद्र सरकार ने बेटियों के भविष्य को सुरक्षित बनाने वाली सुकन्या समृद्धि योजना में एक बड़ा बदलाव किया है। आज से बेटियों के सिर्फ कानूनी अभिभावक ही सुकन्या समृद्धि अकाउंट संचालित कर सकेंगे। अगर किसी बच्ची का अकाउंट किसी रिश्तेदार के जरिए खोला है तो ये खाता बच्ची के कानूनी अभिभावक को ट्रांसफर कर दिया जाएगा। ऐसा न हो पाने पर खाते को रद्द माना जाएगा। सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन टैक्स STT। फ्यूचर एंड ऑप्शंस ट्रेडिंग पर लागू होने वाला सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन एक्ट यानी STT आज से बढ़ जाएगा। ऑप्शंस पर सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन टैक्स अब 0.1% लगेगा, जबकि फ्यूचर्स पर 0.2% सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन टैक्स देना होगा। बोनस शेयर के नियमों में बदलाव। बाजार नियामक सेबी ने बोनस शेयर के कारोबार में तेजी लाने के लिए नया दिशा निर्देश जारी किया है। ये नया नियम आज से लागू हो गया है। इस नियम के तहत अब निवेशक बोनस शेयर की रिकॉर्ड डेट के 2 दिन बाद ही बोनस शेयर में कारोबार कर सकेंगे। TDS दरों में बदलाव। TDS से जुड़ा एक अहम बदलाव आज से लागू हो जाएगा। इसके तहत आज से केंद्र और राज्य सरकार के विशेष बॉन्ड पर 10% TDS लागू होगा। इसके साथ ही लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी और मकान किराया भुगतान पर भी TDS दरों में बदलाव किया गया है। इंश्योरेंस के नियमों में बदलाव। इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी यानी IRDAI ने हेल्थ इंश्योरेंस से जुड़े नए नियम 1 अप्रैल को जारी कर दिए थे। इंश्योरेंस कंपनियों को 30 सितंबर तक नए नियम लागू करने का समय दिया गया था। अब आज से नए नियमों के तहत कैशलेस क्लेम का रिक्वेस्ट मिलने पर बीमा कंपनियों को 1 घंटे के अंदर मंजूरी देनी होगी। अस्पताल से छुट्टी मिलने के बाद फाइनल अप्रूवल भी 3 घंटे के भीतर ही देना होगा। बढ़ी न्यूनतम मजदूरी दर। केंद्र सरकार ने आज से न्यूनतम मजदूरी बढ़ाने का ऐलान किया है। अब निर्माण और साफ सफाई करने वाले अकुशल श्रमिकों को 783 रुपए प्रतिदिन, अर्धकुशल श्रमिकों को 868 रुपए प्रतिदिन और कुशल श्रमिकों को 1035 रुपए रोजाना देना अनिवार्य होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। लंच टाइम के आखिरी पड़ाव में हम कुछ महान और कामयाब लोगों की कही बातें आप तक पहुंचा रहे हैं। डालते नजर आज के विचार पर। नेल्सन मंडेला ने कहा है, एक अच्छा दिमाग और एक अच्छा दिल हमेशा से विजय जोड़ी रहे हैं।
उम्मीद है खबरों के इस लंच टाइम में आपको पेट भर जानकारियां मिली होगी। और चलिए इस वादे के साथ छूट जाते हैं, मुलाकात होगी आप सभी के साथ कल। अपना ख्याल रखिए और देखते रहिए।